हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। डेप्रीशिएशन में हम लोगों का एक टॉपिक बाकी है, एमोटाइजेशन। आज हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। स्टडी मटेरियल में एमोटाइजेशन से रिलेटेड हम लोग के पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। एमोटाइजेशन, सबसे पहले ये समझेंगे कि एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो एमोटाइजेशन एकदम सिमिलर टू डेप्रीशिएशन है। मतलब जो चीज हम लोगों ने अभी तक डेप्रीशिएशन में सीखा है वही सेम चीज, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट जो डेप्रीशिएशन में है उसी को लगाते हैं हम लोग एमोटाइजेशन में। तो सवाल उठता है कि सर फिर एमोटाइजेशन नाम रखा ही क्यों गया जब पहले से डेप्रीशिएशन नाम था ही। तो बात उठा कि जो डेप्रीशिएशन वर्ड है वो हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग टेंजिएबल एसेट्स से रिलेटेड बात करते हैं। जब हम लोग टेंजिएबल एसेट्स को यूज करते हैं और उसके वैल्यू में जो डिक्रीज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। टेंजिएबल एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मतलब जिसको आप देख छू सकते हैं वो हो गया आपका टेंजिएबल एसेट। लेकिन जो इनटेंजिएबल एसेट्स है जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, परचेज गुडविल, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह का राइट्स आप लेते हैं तो वो होता है इनटेंजिएबल एसेट्स। इनटेंजिएबल एसेट्स का मतलब वैसा एसेट्स जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनटेंजिएबल एसेट्स। तो जब इनटेंजिएबल एसेट्स का वैल्यू में डिक्रीज आएगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जाहिर सा बात है सर वो इनटेंजिएबल एसेट्स भी डिक्रीज करेगा। तो उसके डिक्रीज को बोला गया है एमोटाइजेशन। मतलब नाम डिफरेंट है, डेप्रीशिएशन अलग नाम है, एमोटाइजेशन अलग नाम है, लेकिन बनाने का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हम लोग डेप्रीशिएशन में सीखे हैं, डिक्टो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको कहां पे मिलेगा, एमोटाइजेशन में मिलेगा। मतलब सर जैसे डेप्रीशिएशन लिखते थे वैसे ही एमोटाइजेशन में भी होता है। बोले हाँ, बस फर्क क्या होगा कि डेप्रीशिएशन वर्ड के जगह हम लोग एमोटाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप बात समझते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर डेप्रीशिएशन ऑफ इनटेंजिएबल एसेट्स इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। हम बोले बिल्कुल। जब इनटेंजिएबल एसेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन बोलते हैं। और टेंजिएबल एसेट्स पे जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि सर इसमें कुछ सीखने वाला बात नहीं है। हम बोले नहीं, सीखने का बात तो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं आपको डेप्रीशिएशन में। जो कॉन्सेप्ट डेप्रीशिएशन पे लगता था सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट एमोटाइजेशन में भी लगेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि डेप्रीशिएशन वर्ड के जगह अब हम क्या बोल रहे होंगे, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन कब लगता है, जब इनटेंजिएबल एसेट्स को डेप्रीशिएट किया जाता है तो हम लोग उसको डेप्रीशिएशन ना बोल करके एमोटाइजेशन बोलते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आता है आपको। आप देखेंगे कि कुछ बात यहां लिख के रखें, जैसे The concept of amortization in case of intangible assets is similar to the concept of depreciation in case of tangible assets। वही बात हम जो बोले आपको कि सर intangible assets के केस में जो amortization लगता है वो एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है जैसे कि आप tangible assets पे depreciation का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, एकदम डिक्टो वही है। अब amortization का डिफिनेशन क्या दिया गया, amortization can be defined as the systematic allocation of depreciable amount of an intangible assets over its useful life। मतलब हम लोग सर amortization का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से जो intangible assets का वैल्यू होता है उसको एलोकेट करते हैं उसके लाइफ में। तो सर डेप्रीशिएशन में भी सेम यही होता था। हम बोले हाँ, वहां भी सेम होता था। वहां पे जो टेंजिएबल एसेट्स होते थे उसके वैल्यू को हम लोग सिस्टमैटिक वे में एलोकेट करते थे। सिस्टमैटिक वे मतलब सर स्ट्रेट लाइन मेथड से कर सकते थे, WD मेथड से, मशीन आवर मेथड से। बोले हाँ, तो यहां पे भी क्योंकि कॉन्सेप्ट सिमिलर है तो जो मेथड वहां पे था वही मेथड इसके पास भी है। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन करते हैं किस चीज का, हम बोले सर इंटेंजिएबल एसेट्स का जो डेप्रीशिएबल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली एलोकेट करते हैं। सिस्टमैटिकली एलोकेट का मतलब किसी मेथड से, चाहे स्ट्रेट लाइन चाहे WDV से, और उसके ओवर द यूजफुल लाइफ में। उसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, डेप्रीशिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। मेरे हिसाब से यहां तक का बात ठीक। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, हम लोग सर जो वैसा एसेट जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस ना हो, जिसको आप देख छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स।
तो सवाल उठता है कि सर इसका एंट्री जो होता होगा वो सिमिलर टू डेप्रीशिएशन। हम बोले हाँ एकदम सिमिलर। जैसे डेप्रीशिएशन हम लोग पढ़े थे तो वहां पे क्या होता था, हम लोग एसेट्स खरीदते थे तो एसेट्स खरीदने का और इंस्टॉल करने का जो पैसा लगता था उसका एंट्री क्या करते थे कि सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां भी सेम होगा। यहां पे जब इंटेंजिबल एसेट्स खरीदेंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स का नाम बताएगा, पेटेंट है, कॉपीराइट है या किसी तरह का राइट्स है, तो उसको डेबिट कर देंगे। मेरे लिए एसेट्स क्या होगा, बोले सर वो इंटेंजिबल एसेट्स बन जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया। सर अगर इंस्टॉलेशन हुआ होगा सेम एंट्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर एसेट्स को रेडी टू यूज के पोजीशन में लाने तक जो भी एक्सपेंस हम करेंगे वो सारा कैपिटलाइज होके एसेट्स के वैल्यू में जुड़ जाएगा। तो पहला एंट्री सेम वैसा ही है कि सर वहां भी ऐसे ही था, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां पे क्या लिखे, इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब ईयर एंड होगा और बुक्स क्लोज होगा तो क्या लगना चाहिए, हम बोले सर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन डेप्रीशिएशन वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डेप्रीशिएशन वर्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए है। ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो डेप्रीशिएशन वर्ड ना यूज करके क्या यूज करेंगे, एमोटाइजेशन वर्ड यूज करेंगे। तो सर ईयर के एंड होगा तो हम लोग उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एमोटाइजेशन लगाएंगे। एंट्री क्या होगा, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि सर एमोटाइजेशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस की सर एसेट्स घट रहा है तो लॉस है तो लॉस को डेबिट करना है। बोले हाँ, तो लॉस का नाम क्या रख दी, एमोटाइजेशन। तो एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या कम हो गया, हम बोले सर हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एसेट्स अगर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट कर दिया टू इंटेंजिबल एसेट्स। क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो सारे नॉमिनल अकाउंट ईयर के एंड में कहां जाके क्लोज हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी एमोटाइजेशन को क्लोज करेंगे तो सर जो डेबिट है वो कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एमोटाइजेशन अकाउंट। तो आपको रियलाइज होगा कि सर ये तो एकदम सिमिलर जो डेप्रीशिएशन पढ़े हैं वैसा ही है। हम बोले हाँ, इसीलिए तो लिखे हुए थे यहां पे कि एमोटाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट का। बस अंतर क्या है कि सर डेप्रीशिएशन की जगह एमोटाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। डेप्रीशिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर और एमोटाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। ठीक बात। क्या क्या लेजर बनेगा, हम बोले सिमिलर जैसे वहां बनता था टेंजिबल एसेट्स अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहां क्या बनेगा, इनटेंजिबल एसेट्स अकाउंट। और क्या बनेगा, डेप्रीशिएशन के जगह एमोटाइजेशन अकाउंट बनेगा। आई होप यहां तक आप बात समझ रहे हैं। तो जो हम लोग अभी एमोटाइजेशन पढ़ रहे हैं क्या ये सिमिलर डेप्रीशिएशन का है, जी हां एकदम सिमिलर डेप्रीशिएशन का है। आप इतना सब बात को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग स्टडी मैट पे आएंगे। सर यहां भी कुछ लिखे, हम बोले हाँ यहां भी एक बात लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जैसे आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, हो सकता है कि आपका स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन हो वो आपके सीक्वेंस और जो हम वीडियो बनाए हुए हैं उनके सीक्वेंस मैच ना करता हो। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं सर जो पढ़ाए हैं वो तो है ही नहीं। हम बोले बिल्कुल है, 100% है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको आपके स्टडी मटेरियल का और जो हम लोगों का वीडियो है उसका क्वेश्चंस का सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे हो सकता है जो आपका इलस्ट्रेशन 1 हो, मेरे वीडियो में वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो, लेकिन मिलेगा 100%, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। बस इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब भी वो अपना नया स्टडी मटेरियल इशू करता है तो वो क्या करता है, वो अपना सीक्वेंस बदल देता है ताकि बच्चा नया सोच करके खरीद ले, जबकि वो सेम पुराना ही स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस रहते हैं, बस सीक्वेंस डिफरेंट रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप अपने क्वेश्चन जो स्टडी मैट में क्वेश्चन है आप उससे देख पाएंगे कि हाँ सर के वीडियो में ये क्वेश्चन कौन सा है। आई होप यहां तक क्लियर है मेरा बात। लिखिए, आइए स्टडी मटेरियल की तरफ बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 13 लिखा है, कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड ए पेटेंट, द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। तो कुमार एंड कंपनी एक पेटेंट रजिस्टर कराया है ऑन 1 जुलाई 2021 को। डेट क्या बताया है, 1 जुलाई 21। डेवलप एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख एंड स्पेंड 2 लाख टुवार्ड लीगल फी एंड रजिस्ट्रेशन। बोल रहा है ये जो पेटेंट है इसको डेवलप करने में कितना पैसा लगा है, 28 लाख, और 2 लाख का एडिशनल खर्चा हुआ है लीगल फीस और रजिस्ट्रेशन कराने में। तो मेरा बताओ पेटेंट कितने का हो गया सर, 28 लाख जो डेवलपमेंट कॉस्ट है और इसको रजिस्टर कराने में 2 लाख रुपए और लग गया। तो मेरे लिए ये पेटेंट कितने का पड़ा, 28 लाख प्लस 2 लाख, 30 लाख रुपीज का।
द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ये जो 30 लाख रुपए खर्च किए हैं इस पेटेंट पर, ये हमको कितने साल के लिए मिला है? 10 साल। मतलब 10 साल के बाद ये पेटेंट खत्म हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर 30 लाख रुपया जो है उसको आप 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे, तो हर एक साल जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसके ऊपर एमोटाइजेशन जो लगेगा वो कितना लगेगा सर? 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख रुपीज पर एनम का एमोटाइजेशन होगा। हम एमोटाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। किताब कब बंद करते हैं? 31 दिसंबर को। अब क्या पूछा है, पढ़िए। लिखा है सो द पेटेंट अकाउंट एंड एमोटाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। 2 साल का आपको सिर्फ पेटेंट अकाउंट और एमोटाइजेशन अकाउंट बनाने बोला गया है। तो सर ये क्वेश्चन तो डेप्रीशिएशन से भी इजी है। हम बोले हाँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के साथ। आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? पेटेंट का अकाउंट पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद एमोटाइजेशन बना लेंगे। तो पेटेंट में क्या करते थे? जैसा डेप्रीशिएशन में करते थे सर, कि एसेट्स खरीदेंगे तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेट क्या आएगा? 1 जुलाई 2021 डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितने का सर? 28 लाख का। और सर इसी दिन फिर से लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि सर इसी दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसका भी कितना लगा है? 2 लाख। तो एक्चुअल में जो पैसा है, एसेट्स का कीमत है, वो कितना है? 30 लाख। आप चाहते तो एक ही बार टू बैंक लिख के 28 लाख प्लस 2 लाख 30 लाख आप बाहर लिखते, वो भी करेक्ट था। आप ऐसे लिखे हैं तब भी वो करेक्ट है। अब क्या होगा सर? बुक्स बंद कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो सर बुक्स बंद करेंगे तो क्या लगेगा? एमोटाइजेशन लगेगा। 31 दिसंबर 2021 क्या लिखेंगे? डेप्रीशिएशन या एमोटाइजेशन? एमोटाइजेशन बाय एमोटाइजेशन। सवाल उठता है कितने समय का? हमने सर देख लीजिए, 1 जुलाई को खरीदे थे, 31 दिसंबर को बुक बंद हुआ, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम लगेगा? 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रीशिएशन, तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 10। जैसे हम डिवाइड बाई 10 किए, सर आप तो 1 साल का डेप्रीशिएशन निकाले। हम बोले हाँ, हम तो 1 साल का एमोटाइजेशन निकाले, जबकि यूज तो हुआ है सिर्फ 6 मंथ। तो सर 6 मंथ का कितना? हम बोले 1 साल का जब निकाल लिए हैं, 30 लाख रुपीज लगा है। 10 साल के लिए हमको पेटेंट का राइट मिला है। तो हम बोल रहे हैं सर ये जो 10 साल है, 30 लाख रुपए 10 साल में आपको एलोकेट करना है। तो हम बोले सिंपल है, 30 लाख डिवाइड बाई 10, हर साल कितना एमोटाइज होगा? 3 लाख रुपया। लेकिन मुझे तो सिर्फ 6 मंथ का चाहिए। तो सर बड़ा सिंपल है, जब 1 साल का मालूम है तो 6/12 कर देंगे तो 6 महीने का निकल जाएगा। कितना आएगा? 1,50,000। जो बच गया सेम डेट क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। बताओ बैलेंस सीडी कितना बचा सर? 30 लाख में 1,50,000 माइनस कर दीजिए। कितना बचा? 28,50,000। 1 ईयर कंप्लीट। अब ये बैलेंस सीडी अगले ही दिन क्या बन जाएगा? बीडी। तो सर 1 जनवरी 2022 क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। अमाउंट 28,50,000। फिर सर बुक्स बंद होगा ईयर के एंड में, तो 31 दिसंबर 2022 क्या लगेगा? एमोटाइजेशन। डेप्रीशिएशन वर्ड नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर इंटेंजिबल एसेट्स है। कितना लगेगा सर? सिंपल, 30 लाख डिवाइड बाई 10, 3 लाख। इस साल तो पूरा 1 ईयर इस्तेमाल हुआ है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो पूरा 1 साल का डेप्रीशिएशन 3 लाख। जो बच गया बैलेंस सीडी। कितना बचेगा सर? 28,50,000 में 3 लाख माइनस कर दीजिए।
25,50,000। तो ये हुआ हम लोगों का पेटेंट अकाउंट, सिर्फ 2 साल का 2021 और 2022 का क्वेश्चन बनाने बोला था, 2 साल का बना दिया। और क्या बनाने बोला है? एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन तो क्या है सर? एक्सपेंस का अकाउंट है। तो पहले साल में कितना एमोटाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है? 1,50,000। तो एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। और क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, फिर इसको बंद कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। तो सर 31 दिसंबर 2021 क्या लिखेंगे? 2 क्या? पेटेंट एसेट्स का नाम कि सर एसेट्स पे लगा है 2 पेटेंट अकाउंट। कितने का? 1,50,000। फिर ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। 31 दिसंबर 1,50,000। तो सर एक साल खत्म। फिर अगले साल 31 दिसंबर 2022 फिर क्या लिखेंगे? पेटेंट। इस साल कितने का एमोटाइजेशन हुआ था? तो सर इस साल 3 लाख का, 3 लाख लिखेंगे। फिर ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। तो ये हुआ हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या ये सिमिलर टू डेप्रिसिएशन है? जी हां, इसलिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एमोटाइजेशन इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एकदम सिमिलर है। लिखिए, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 14 की ओर बढ़े। लिखा है प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ ए मूवी फॉर ₹18 लाख with the contracted duration of the streaming period being 10 year। बोल रहा है एक प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी है जिसने स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं। कितने में? 18 लाख रुपीज में। और ये राइट्स कितने साल के लिए मिले हैं? सर 10 ईयर्स के लिए। तो क्या ये जो राइट है ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है? जी हां। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइड टू स्ट्रीम दी मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। बोल रहा है जब 4th ईयर का शुरू हुआ, मतलब 3 साल खत्म हो गए और 4th ईयर का बिगिनिंग आया, तो जो प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी है उसने देखा कि क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ही कम हो गए हैं, लोग अब देखते भी नहीं है, तो उसके हिसाब से उसने क्या किया है, अपना जो स्ट्रीमिंग का जो है उसको 5 साल का लाइफ और रखा है। मतलब वो 5 साल रखा। ये कब हुआ है? याद रखिएगा, बोला इन द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, मतलब 4th ईयर स्टार्ट हुआ उसी समय कंपनी ने अपना यूजफुल लाइफ, शुरू में यूजफुल लाइफ कितना था? 10 साल। 3 साल जैसे ही बीता, चौथे साल के बिगिनिंग में कंपनी बोलता नहीं, अब इसका यूजफुल लाइफ जो है सिर्फ 5 साल और बचा हुआ है। तो ऐसा करने से क्या डेप्रीशिएशन चौथे साल से बदल जाएगा? जी हां। जब हम डे 1 में खरीदे थे, 18 लाख रुपया दिए थे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 10 साल तो बढ़िया चलेगा ही, तो हम लोग 10 साल का यूजफुल लाइफ था। 3 साल बीता, तो 3 साल तक तो सर 10 साल के यूजफुल लाइफ के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन निकाले होंगे। हम बोले हाँ। चौथा साल जैसे ही आया तो हम बोले सर चौथा साल आते ही हमको लगा क्योंकि मेरा व्यूअरशिप इतना खराब हो गया है, तो हम लोग क्या किए, हम बोले नहीं यूजफुल लाइफ और कितना है? सिर्फ 5 साल है। तो हम लोग सर यूजफुल लाइफ को रिवाइज कर दिए। हम बोले बिल्कुल। कैलकुलेट एमोटाइजेशन फॉर द 4th ईयर। बोल रहा है चौथे साल का एमोटाइजेशन बताइए। बहुत सिंपल है सर। क्या ऐसा ही टॉपिक हम लोग के डेप्रिसिएशन में भी है? जी हां, एकदम सिमिलर ऐसा ही टॉपिक हम लोग के डेप्रिसिएशन में भी है। उसमें क्वेश्चन ऐसा ही था कि सर उसमें भी जो यूजफुल लाइफ है वो चेंज हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, और हम लोग क्या निकालते हैं? नया डेप्रिसिएशन निकालते हैं कि जिस दिन चेंज हुआ है उस समय नया डेप्रिसिएशन क्या लगेगा। वही सेम बात यहां भी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमने सर कॉस्ट लिखिए स्ट्रीमिंग राइट्स का।
तो कॉस्ट ऑफ स्ट्रीमिंग राइट कितने में लिए थे सर? 18 लाख। यूजफुल लाइफ तब कितना सब लिए थे? तो मेरे सर उस समय तो यूजफुल लाइफ था 10 ईयर। तो सर 18 लाख रुपए का सामान खरीदे, अभी कहां खड़े हैं? डे 1 में। हम बोले 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे, तो डेप्रिसिएशन आराम से निकाल सकते हैं। बोले हाँ। तो डेप्रिसिएशन ना बोल के क्या लिखेंगे? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ स्ट्रीमिंग राइट पर ईयर 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,80,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 साल तक तो हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। हमारे सर एमोर्टाइजेशन फॉर 3 ईयर्स। एक साल का निकाल लिए हैं तो 3 साल का निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,40,000। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 4th ईयर जब आया तो इसका जो यूजफुल लाइफ है, मेरे हिसाब से अगर अभी बात किया जाए तो 10 साल में 3 साल इस्तेमाल कर लिए, तो अभी मेरे पास और कितना समय है? 7 साल। लेकिन कंपनी देख रही है कि मेरा व्यूअरशिप खराब होते जा रहा है, डिक्लाइन करते जा रहा है, तो वो अपना यूजफुल लाइफ को रिवाइज कर दी। और अब 4th ईयर के बिगिनिंग में वो क्या बोल रही है कि मेरा लाइफ अब कितना बचा हुआ है? सिर्फ 5 साल। तो लिखेंगे सर रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ स्ट्रीमिंग राइट कितना? हमने सर 5 ईयर्स। ये क्वेश्चन बताया कि भाई अब है 5 साल। ये कब बोल रहा है? 4th ईयर के बिगनिंग में। तो हम बोले सर 18 लाख में 3 साल तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 5,40,000 रुपीज तो मेरा एसेट्स कम हो गया होगा। हम बोले बिल्कुल। तो हम बोले सर रिटर्न डाउन वैल्यू WDV ऑफ स्ट्रीमिंग राइट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तीसरे साल के एंड में हमको यह जानना हो कि मेरा स्ट्रीमिंग राइट्स कितने रुपए का बचा हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर आप 18 लाख में खरीदे थे, उसमें से 3 साल का डेप्रीशिएशन या एमोर्टाइजेशन कितना लग चुका है? 5,40,000। अभी भी वो कितने का होगा? 12,60,000। ये किस दिन का बात है? 4th ईयर के बिगिनिंग में। कि सर 3rd ईयर का एंड मतलब 4th ईयर का बिगिनिंग, सेम बात। 12,60,000 12,60,000 का अभी भी स्ट्रीमिंग राइट्स है मेरे पास, और ये और कितने साल इस्तेमाल होगा? 5 साल। तो क्या आप हर एक साल का नया डेप्रीशिएशन या एमोर्टाइजेशन बता सकेंगे? बिल्कुल। तो सर एमोर्टाइजेशन फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड, चौथे साल से और उसके आगे भी कितने लगेंगे? सर 12,60,000। अब ये 12,60,000 कितने साल इस्तेमाल होंगे? सिर्फ 5 साल। तो 5 साल का वैल्यू डिवाइड कीजिए। आइए, तो सर 12,60,000 डिवाइडेड बाई 12,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,52,000। ये है आपका आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि सर एमोर्टाइजेशन कुछ है नहीं, वो डिक्टो डेप्रीशिएशन का ही कॉन्सेप्ट को यूज करता है। जैसे डेप्रीशिएशन बनता था वैसे ही एमोर्टाइजेशन बनता है। स्टडी मैट में हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। लिखिए।